हेलो अचीवर। मैं हूं प्रभात, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। जैसे असर्शन रीजन सीरीज में हम एक एक टॉपिक और एक एक चैप्टर लेके आ रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम लोगों के डिफरेंट एग्जाम के लिए, जैसे बोर्ड एग्जाम हो या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे नीट हो, जेई हो या ओयूईटी हो या सीयूईटी हो, सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं आज का जो स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है दैट इज द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ असर्शन एंड रीजन। तो उस असर्शन रीजन सीरीज में आज के जो क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जैसे कई सारे टॉपिक्स है, सारे टॉपिक को एक हम बता नहीं सकते, तो इसलिए उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है आज के क्लास में। दैट इज द वेरी फर्स्ट, दैट इज पार्ट वन। इसमें जो टॉपिक्स है, देख सकते हो, कैथोड रे एंड एनोड रे, जो तुम्हारा स्टार्टिंग में होता है कैथोड रे, एनोड रे, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके बाद जो मॉडल ऑफ एटम तुम लोगों जो सिलेबस में है, स्टार्टिंग में थॉमसन एटम मॉडल, देन रदरफोर्ड एटम मॉडल, बोस एटम मॉडल। तो ये फर्स्ट पार्ट में हम इन टॉपिक को लिए हैं। बाकी जो रिमेनिंग रहा, डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसको हम नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों के लिए लेके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन के जो ये जो टॉपिक्स के ऊपर हमने 15 क्वेश्चन लेके आए हैं तुम लोगों के सामने। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। असर्शन स्पेसिफिक चार्ज दैट इज E by m, चार्ज अपॉन मास। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द प्रोटॉन। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चार्ज ऑफ, अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और मास अगर देखा जाए, इलेक्ट्रॉन का मास जो है दैट इज लाइटर देन द प्रोटॉन, और प्रोटॉन का जो रेस्ट मास माना जाता है, प्रोटॉन का रेस्ट मास माना जाता है दैट इज द रेंज 1835 टू 1845 टाइम्स, 1835 टू 1845 टाइम्स। तो इसका मतलब प्रोटॉन का मास अगर ज्यादा हो, जो कि डिनोमिनेटर में है, तो E by m रेशियो किसका ज्यादा होगा? E by m रेशियो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन, जिसको हम यहाँ पे हम चार्ज कंसीडर नहीं करते, यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या दिया है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/36 टाइम, जैसे मैंने बताया 1/35 टू 1845, तो 1/36 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन है, बिल्कुल सही है। और जिसके वजह से E by m रेशियो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। तो उसका मतलब क्या हुआ? assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation of the assertion. तो ऑप्शन इज ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैथोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैथोड रे में क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, जिसको बाद में जे थॉमसन ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। कोई अगर चार्ज पार्टिकल होता है दैट विल बी डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन द मैग्नेटिक फील्ड। और ये कौन सी चार्ज है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी चार्ज के तौर पर डिफ्लेक्टेड होगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या दिया है? कैथोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये भी सही है, नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के वजह से ही इट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल इज नोन एज रेजिन पुडिंग मॉडल, ये सही है। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में क्या था? रेजिन पुडिंग। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल बोला गया था, जो एटम है that is the very primitive model of atom, जो एटम है that is the sphere of positive charge, that is the sphere of positive charge। ये टोटल पॉजिटिव चार्ज का स्पीयर है, जिसमें नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक प्लम्स इन द पुडिंग और सीड्स इन द वाटरमेलन, इसलिए उसका नाम क्या है? रेजिन पुडिंग मॉडल। तो उसमें जो डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स होता है, आप जैसे पुडिंग खाते हो उसमें डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स होता है, रेजिन होते हैं, तो उससे कोई अरेंजमेंट का पैटर्न नहीं होता, तो कहीं पे भी होते हैं, सरफेस में भी हो सकते हैं, बॉटम में भी हो सकते हैं, या फिर मिड में कहीं पे भी हो सकते हैं। इसका मतलब जो रेजिन होता है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहीं पे भी हो सकता है थ्रू आउट द एटम, उसमें कोई भी पैटर्न नहीं है।
तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द थॉमसन चार्टिंग मॉडल, बिल्कुल असर्शन सही है। नेक्स्ट रीजन, द एटम इज विजुअलाइज्ड एज ए पुडिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज विथ प्रोटॉन्स एम्बेडेड इन इट। नहीं, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है, पुडिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी, ए इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे कहां से स्कैटरिंग हुआ था, अल्फा रे स्कैटरिंग हुआ था गोल्ड फॉइल्स, है ना। वन आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक, दैट मीन्स डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री एंगल। तो यहां पे लिखा है 20,000, किसी किसी बुक में 10,000 में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने अल्फा पार्टिकल उसमें बॉम्बार्ड किया गया था, गोल्ड फॉइल में 3 गोल्ड फॉइल में बॉम्बार्ड किया गया था, उसमें 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो बाउंस बैक हुआ था या रिटर्न हुआ था बाय 180 डिग्री एंगल। ये बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है। तो कहीं पे 10,000, कहीं पे 20,000, इसका मतलब क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल अल्फा पार्टिकल थे जो कि बाउंस बैक हुए थे। ये बिल्कुल सही है, असर्शन इज करेक्ट। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ये भी बहुत सही है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, असर्शन सही है, रीजन सही है। ना तो क्वेश्चन इज वेदर दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर पूछा जाए करेक्ट एक्सप्लेनेशन से क्या होना चाहिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका है जो भी बाउंस बैक हो रहा है, क्योंकि एटम के अंदर बहुत ही कम पोर्शन में, बहुत ही कम स्पेस में हेवी मास है, और हेवी मास है उसके साथ साथ वो पॉजिटिवली चार्ज भी है, जिसको न्यूक्लियस बाद में नाम दिया गया था बाय द रदरफोर्ड, जिसका नाम न्यूक्लियस दिया गया था। तो न्यूक्लियस के हेवी मास और पॉजिटिव चार्ज की वजह से अल्फा पार्टिकल जो कि खुद ही पॉजिटिव चार्ज है वो बाउंस बैक हो रहा था। तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन इज बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रदरफोर्ड चार्टिंग मॉडल के ऊपर ही है। इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल इज टेकन फॉर द बॉम्बार्डमेंट विद अल्फा पार्टिकल। अभी हम थोड़ी टाइम पहले डिस्कस किए थे, 3 गोल्ड फॉइल लिया गया था फॉर द बॉम्बार्डमेंट विथ अल्फा पार्टिकल। अगर पूछा था क्यों 3 गोल्ड फॉइल लिया गया था, क्योंकि गोल्ड तब सस्ता था। क्या सोच रहे हो, गोल्ड तब सस्ता था, बिल्कुल सस्ता रहा होगा, और बाकी मेटल भी तो सस्ते रहे होंगे ना, सिर्फ गोल्ड तो सस्ता नहीं था, बाकी मेटल भी सस्ते रहे होंगे। तो ये कब हुआ था, ऑलमोस्ट 1913 के आसपास हुआ था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तब तो जरूर सस्ता रहा होगा, बट उसके कंपैरिजन बाकी मेटल भी सस्ता था। तो गोल्ड लेने के पीछे रीजन क्या था, तो मेजर रीजन है गोल्ड इज मोस्ट ऑफ द मैल्येबल मेटल, सेकेंड है गोल्ड इज हैविंग हेवी न्यूक्लियस, थर्ड है गोल्ड इज ऑलमोस्ट इनर्ट मेटल, वो रिएक्ट नहीं करता, किसी हद इजिली रिएक्ट नहीं करता। अगर लाइटर एटम लिया होता, मान लो एल्यूमिनियम लिया होता, जिसको हम थिन फॉइल में कन्वर्ट कर भी सकते हैं, बट उसका जो न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल का हाई मोमेंटम के वजह से वो इसके न्यूक्लियस को बाउंड स्ट्राइक आउट भी कर सकता है। अगर हम कोई लाइटर एटम ले रहे हैं, जैसे कौन सी एटम है, जैसे एल्यूमिनियम है, तो इसका मतलब गोल्ड लेने के पीछे क्या रीजन समझ आया, इनर्ट मेटल है, हाईली मैल्येबल मेटल है, और हेवी न्यूक्लियस है। तो ये सही है, न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द एटम इज हेवी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो दिया है न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द एटम इज हेवी, ये भी सही है, ठीक है। न्यूक्लियस हेवी है क्योंकि ये बताया गया है ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अगर पूछा जाए क्यों गोल्ड फॉइल लिया गया था, जैसे मैंने 3 पॉइंट बताया था, वो उसका रीजन होना चाहिए था। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अराउंड 10 to the 17 हर्ट्ज आर कॉल्ड एज विजिबल लाइट। ये थोड़ा सा डेटाबेस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया है, वेवलेंथ भी याद रखना, विजुअल रेडिएशन का, और आप उसको फ्रीक्वेंसी भी याद रखना, एनसीईआरटी में एक टेबल बना के दिया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि विजुअल रेडिएशन का है, उसका जो वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम है, उसका वेवलेंथ है, और फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁻14, फ्रीक्वेंसी कितना होता है 2 × 10⁻14 टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज होता है। तो इसका मतलब असर्शन यहाँ पे दिया है 10⁻17, ये सही है गलत है, ये गलत हो गया।
तो assertion is wrong. Then this is only part of the electromagnetic radiation which is visible to eye. तो यहाँ पे visible light है, visible to the eye. Eye means हम human eye की बात कर रहे हैं, naked eye की बात कर रहे हैं. ऐसे तो हम UV, IR भी देख सकते हैं different इंस्ट्रूमेंट से, बट अगर हम नेकेड आई की बात करें, जैसे मैंने बताया था, उसका जो विजिबल रेंज का वेवलेंथ है जो कि हम नेकेड आई में देख सकते हैं, दैट इज 3800 टू 7500 के आसपास है. थोड़ा बहुत इधर उधर किसी किसी बुक में दिया हुआ है. तो इसका मतलब क्या हुआ? assertion is correct, incorrect, but the reason is true. That is option D. Next question, students. VIBGYOR, that is the visible region signifies the 7 colors of visible light. ये तो सही है, वायलेट से लेके रेड तक ये सिग्निफाई कर रहा है 7 कलर्स. तो VIBGYOR के पीछे रीजन क्या है? जैसे हम वायलेट टू रेड में जा रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीज होता है, और रेड टू वायलेट में फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इंक्रीज होता है. तो हाईएस्ट वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद द रेड कलर, whereas violet color is associated with the highest energy or frequency. So this is the assertion, that is correct. Red color corresponds to higher frequency and blue color corresponds to lower frequency region में. Assertion तो correct है, but अभी जैसे बताया frequency सबसे highest किसका होगा? Violet का होगा, और wavelength highest होगा red का. तो इसका मतलब assertion is true and region is false. तो ऑप्शन क्या आ गया? C आ गया. Next question, kinetic energy of the photoelectrons ejected increases with increase in intensity of incident light. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर देखोगे, what do you mean by intensity of light? Intensity of light means energy released per second. Intensity of light means energy released per second. तो एक सेकेंड में कितने क्वांटम रिलीज हो रहे हैं, कितने फोटोन्स रिलीज हो रहे हैं. तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड increases with increase in intensity of incident light. बिल्कुल सही है. जितने ज्यादा इंसिडेंट या इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा. नेक्स्ट, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस रेट ऑफ एमिशन. इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस द रेट ऑफ एमिशन. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर देखो, थोड़ा सा करेक्शन देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इंक्रीजेस नहीं होगा, नो चेंज होगा. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स विल बी नो चेंज. क्यों? रीजन क्या है? देखो, द रेट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, अगर उसी हिसाब से एनर्जी रिलीज होगा, तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है दैट विल बी यूज्ड इन इजेक्टिंग मोर नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स. तो अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, मोर नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, बट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा. तो ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर कांस्टेंट लिखा होता तो फिर सही होता है. यहाँ पे इंक्रीजेस लिखा हुआ है तो फिर ये इनकरेक्ट हो गया. बट इंटेंसिटी इंक्रीजेस द रेट ऑफ एमिशन. रेट ऑफ एमिशन किसका है? फोटो इलेक्ट्रॉन का. तो इसका मतलब जितना ज्यादा एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, वो फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज कराने में हेल्प कर रहा है. तो असर्शन इज रॉन्ग, बट रीजन इज ट्रू. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज लार्ज इफ इट्स वेवलेंथ इज लार्ज. हमें पता है E इक्वल टू h nu, that is hc by lambda. So what is the relationship between E and lambda? The relation between E and lambda is inversely proportional to each other. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? assertion गलत हो गया. अगर यहाँ पे दिया एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज लार्ज इफ इट्स वेवलेंथ इज स्मॉलर, अगर ये होता तो फिर सही होता. तो assertion इज रॉन्ग. एनर्जी इक्वल टू h nu, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा. ये सही है, ये फॉर्मूला सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक, तो इसका मतलब असर्शन इज रॉन्ग, बट रीजन इज ट्रू. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर मेटल. बिल्कुल सही है. मेटल का जितने ज्यादा वेव फंक्शन होगा, मेटल का जितने ज्यादा वेव फंक्शन वार फंक्शन होगा, तो उतने ही डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए. हमें पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वार फंक्शन दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है. W0 इक्वल टू h न्यू नॉट. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी और वार फंक्शन दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, हर मेटल का अलग अलग वार फंक्शन होता है और अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है या थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है. बिल्कुल सही है.
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मिनिमम। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, assertion is true but reason is false, so that is option C. Next question is work function W naught और H naught is same for all metals। अभी थोड़ी टाइम पहले हमने डिस्कस किया था, वर्क फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी मेटल। तो अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन उतने ही स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, और इलेक्ट्रॉन उतने स्ट्रांगली हेल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना डिफिकल्ट होगा। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन सेम नहीं होगा फॉर ऑल मेटल्स, डिफरेंट होगा। तो assertion is false. Next, when a radiation of frequency nu falls on different metals, electrons are ejected with the same velocity। ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो फॉर्मूला है h nu माइनस h nu नॉट इक्वल टू E, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो अगर ये डिफरेंट होगा तो फिर स्पीड जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, assertion भी गलत हो गया, रीजन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन इज डी, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। जैसे ये है, ठीक है, ये हो गया कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये स्प्लिट होगा, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होगा। अगर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होगा, अगर स्टार्क इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिट होता है उसको स्टार्क बोलते हैं। उसको याद रखने में मैं इसे बताता हूं अपने स्टूडेंट को, स्पार्क कहां पर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो स्टार्क इफेक्ट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी स्प्लिटेड इनटू लाइंस, सो दिस इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। बट यहाँ पे क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है दैट इज नोन एज जीमान इफेक्ट। तो assertion क्या हो गया, गलत हो गया। लाइन स्पेक्ट्रम इज सिंपलेस्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, ये भी सही है, ये सही है। रीजन क्या है, हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और एक ही प्रोटॉन होता है। और हमें पता है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं दैट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन। तो व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोजन लाइक आयन, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, He प्लस, लिथियम 2 प्लस, देन बेरिलियम 3 प्लस, इन सब के लिए क्या एप्लीकेबल है, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम इज सिंपलेस्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। ये सबके लिए है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट किसके लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए होगा। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट जैसे जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर नहीं पाया था बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसके पीछे रीजन क्या था, जो सिंगल लाइन था दैट वाज स्प्लिटेड इनटू डिफरेंट लाइंस, और वो डिफरेंट लाइन जो स्प्लिट हो रहा था दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सबसेल, जो बाद में एक्सप्लेन किया गया था, जो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन था। सो द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सबसेल्स, और सबसेल में ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अबव प्रिंसिपल हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अबव प्रिंसिपल में क्या है, दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द सबसेल। तो ये जो स्प्लिटिंग या जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा था दैट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही है। ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, बिल्कुल सही, क्योंकि सब में अलग अलग सेल होता है, सब में अलग अलग सब सेल भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सही है ना। तो क्वेश्चन इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे सबसेल के बारे में कहीं पे मेंशन नहीं है। अगर ये लिखा होता कि इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सबसेल्स इन द रेस्पेक्टिव सेल, तो फिर सही एक्सप्लेनेशन होता। तो assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो देखो रेडियस का Rn का जो फॉर्मूला होता है 0.529, दैट इज रेडियस n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे कहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट मींस n1 हो गया, हाइड्रोजन एटम में z1 हो गया, बिल्कुल सही है। दैट इज assertion इज करेक्ट।
रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर ऑर्बिट आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड, जो फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, वेयर एन इक्वल टू सेल नंबर जो है 1 2 3 और जेड स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर, और जिसके वजह से ये सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए। देखो हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए, धीरे धीरे लास्ट क्वेश्चन आ गया, 15th क्वेश्चन। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n3 to n4 in hydrogen atom will emit greater energy than the transition of electrons in hydrogen atom will emit greater energy than n4 to n3। बिल्कुल सही है। क्यों? देखो जैसे जैसे हमें पता है, जैसे सेल नंबर इंक्रीज होता है एनर्जी इंक्रीज होता है, और एनर्जी अगर इंक्रीज होगा एनर्जी गैप भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब n1 n2 के बीच में जितना एनर्जी गैप होगा n2 n3 के बीच में उससे ज्यादा होगा, n3 n4 के बीच में उससे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दिया है n3 n4 में एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू n, यहाँ पे n2 n, करेक्शन कर लो, n2 n3, ठीक है, दैट इज बिटवीन n2 n3। तो इसका मतलब असर्शन बिल्कुल सही है। n3 एंड n2 आर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन n4। जैसे पता है n3 मीन्स सेल नंबर 3, n2 में सेल नंबर 2। तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं सेल नंबर इंक्रीज होता है, एंड सेल्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब n2 n3 क्लोजर होंगे n4 के कंपैरिजन में, और जितने क्लोजर होते हैं उतना ही एनर्जी कम होता है, जितने क्लोजर होंगे उतना ही एनर्जी कम होगा। इसका मतलब एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो ये समझे। सो दिस इज n3 एंड n2 आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन n4। तो इसका मतलब ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो assertion and reason both are correct and is the correct explanation, तो that is option A। स्टूडेंट देखो हम सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, 15 क्वेश्चन। कौन कौन से टॉपिक था, कैथोड रे, देन फोटोलिटी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी था, मेंशन किया नहीं बट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी था, और बाकी जितने मॉडल ऑफ एटम है थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स-हार्ट्ज मॉडल। और ऐसे देखा जाए तो डिस्कस करने के लिए आप कितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर लो खत्म ही नहीं होगा, बट हम सारे टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चन तुम लोगों के आइडिया के लिए लेके आए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि जो भी हम यहाँ पे तुम लोगों के लिए उद्यम कर रहे हैं तो इसमें तुम लोगों को जरूर बेनिफिट हो रहा होगा। और अगर किसी ने आंसर को सही से मार्क नहीं किया था तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 को लेके आएंगे। स्टूडेंट तुम लोग मतलब इतने सारे टाइम दे के वीडियो देख रहे हो और कुछ लर्न कर रहे हो, और ये हमारे लिए रिवॉर्ड होता है। और ऐसे ही लर्न करते रहो, कुछ सीखते रहो। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कोई सजेशन है, कोई इम्प्रूवमेंट करने का सजेशन है, तो ज़रूर उसमें कमेंट में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।